हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने आप लोगों में से किसने जो है लोहे से चुम्बक बनाने की कोशिश की है? आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। यूट्यूब पर आप देखिए तो हर चीज़ बनाने की विधि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन एक हमारा ज़माना था, हम लोग चुम्बक बनाने की बेवकूफ़ियाँ करते थे। और उस समय चुम्बक बनाने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया करते थे। उस समय कहा जाता था कि आप लोहे की कोई भी चीज़ को अगर रेल की पटरी के नीचे रख दें और रेल का पहिया अगर उस पर से गुजर जाए तो वो लोहा चुम्बक में परिवर्तित हो जाएगा। कई लोगों ने कोशिश भी की होगी, हमारे ज़माने के लोगों ने, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ अगर हम देखें, सपोज करिए ये एक मैग्नेट है, ये रिंग शेप्ड मैग्नेट है। और एक मिनट रुक। हम्म, अगर हम देखें नॉर्मली, बहुत सिंपल मेथड कि किसी भी चीज़ में मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। कोई भी एक आलपिन ले लीजिए या लोहे की कील ले लीजिए, वो इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होती। मतलब अगर हम देखें तो लोहा लोहे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब एक कील दूसरे कील को या एक आलपिन दूसरे आलपिन को अट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। कैसे? सपोज करिए एक ये रिंग शेप्ड मैग्नेट है, इसके अंदर हम कोई भी आयरन के सब्सटेंस को या आयरन के पार्टिकल को या सपोज करिए एक नेल को, कील को या एक आलपिन को इसके अंदर रख देंगे तो हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक आयरन के पीस को या एक मेटल के पीस को रख के छोड़ दिया और इसको हमने काफी देर तक रखे रहने दिया। सपोज करिए ये कील है या आलपिन है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। आप एक सिंपल अगर देखें तो जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो अपना जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्हें एक छोटी जगह पर काम करना होता है और उनका अगर कोई नट वहां पर गिर गया तो वो जो उनका ये स्क्रू ड्राइवर होता है, सपोज करिए ये स्क्रू ड्राइवर है या टेस्टर है, जिससे कि स्क्रू कसा जाता है। तो ये सपोज करिए ये कोई ऐसी जगह में गिर गया जहां पर कि अपना हाथ नहीं पहुंच सकता या उनका हाथ नहीं पहुंच सकता उसको निकालने के लिए, और उसको निकाल के उन्हें वापस उसे कसना है। तो इसमें वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस जो ये आयरन का जो इसका वो होता है, तो जैसे ही वो स्क्रू के पास इसको ले जाते हैं तो स्क्रू को अपने आप कैच कर लेता है और उसको स्क्रू को निकाल कर वापस अपनी जगह पे कस लेते हैं। तो ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि जब ये एक तरह की रिंग मैग्नेट है, इस रिंग मैग्नेट में इस स्क्रू ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है काफी देर के लिए, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी इसके अंदर मैग्नेट बन जाती है। अपन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहें तो इसके अंदर मैग्नेट बन जाती है। इसी तरह से अगर इस रिंग शेप्ड मैग्नेट के बीच में या इसकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में इन कील को या आल्पिन को रख दिया जाता है तो उनके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी वो मैग्नेट बन जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? मतलब ऐसा क्या चेंज हो गया इसके अंदर कि एक सिंपल सा लोहा, एक सिंपल सा आयरन, एक सिंपल सी कील, एक सिंपल सा आल्पिन मैग्नेट में चेंज हो गया? ऐसा क्या हो गया और कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म।
एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। जब कोई चार्ज या चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज रुका है तो भी प्रोड्यूस होगी और चल रहा है तो भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगी जब कोई चार्ज मूविंग है, यानी मूवमेंट कर रहा है। सपोज करिए ये ई सपोज करिए क्यू कूलम प्लस क्यू कूलम चार्ज है और ये अगर रुका हुआ है तो इसके चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रही थी, चाहे वो रुका हो या चल रहा हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगी जब ये मूवमेंट करता है। अब दोनों में डिफरेंस डायरेक्शंस का भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो जिस प्लेन में चार्ज रखा होता है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस प्लेन में चार्ज का मूवमेंट हो रहा होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सपोज करिए ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है और इस बोर्ड पर चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, टुवर्ड आउटवर्ड और इनवर्ड। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहां पर एक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट की। अगर कोई चार्ज या करंट भी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? चार्ज की मूवमेंट की वजह से। सपोज करिए कोई करंट सर्कुलर पाथ कवर करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हमने पढ़ा है कि सपोज करिए कोई भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई सर्कुलर पाथ कवर करती है तो हम जिस तरफ से देख रहे हैं उस तरफ एन बनेगा, यानी नॉर्थ पोल बनेगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल बनेगा। यानी अगर हम इस बोर्ड की बात करें, ये बोर्ड को एक सरफेस माने, तो इस बोर्ड पर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, यानी इनवर्ड टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बोर्ड। इसी तरह से अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर पाथ कवर करती है तो यहां पर साउथ पोल बनेगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी नॉर्थ इसके पीछे है और साउथ टुवर्ड अस यानी टुवर्ड मी है। तो ये सपोज करो ये मार्कर का जो पॉइंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यानी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ये हो गई करंट की बात। अगर हम इसको करंट को इलेक्ट्रॉन कर लें तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, करंट का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर है,
इसमें ए टू बी डायरेक्शन में सपोज करिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन बी टू ए होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर हम इस केस में देखें तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यानी इस केस को अगर हम देखें इन रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, उसके भीतर साउथ पोल बनेगा। और इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी तरफ साउथ पोल बनेगा, उसके अपोजिट यानी बोर्ड के अंदर की तरफ, बोर्ड के दूसरी तरफ बात करें हम, बिहाइंड द बोर्ड नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसी तरह से इसी पर डिपेंड करता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दो तरह से होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स में, और दूसरा ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी करता है या रोटेट भी करता है, जस्ट लाइक अर्थ। जिस तरह से हम अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है इस तरह से, और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अब हम देखें इसमें, ये हम इसमें सर्कुलर पाथ की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने सर्कुलर पाथ समझाया था। यहाँ भी सर्कुलर पाथ दो तरह के बन रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ बन रहा है इसके रिवॉल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ में जब ये इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करेगा तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और नंबर दूसरा, एक सर्कुलर पाथ ये अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगा तो उसकी वजह से भी ये सर्कुलर पाथ बनेगा, तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो इसके रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो वीक होती है। उसका रीजन ये है कि जो इसकी रिवॉल्यूशन की स्पीड होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, वो बहुत कम होती है। स्पिन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो वीक होती है या नेग्लेजिबल होती है। उसे हम नेग्लेजिबल मानते हैं, या हम ये मानते हैं कि जो भी एटम हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से है। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी किसी भी एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से होती है। अब अगर कोई सपोज करिए, हमने यहाँ एक सिंपल पहले बात करी थी कि यहाँ पे हमने कील ले ली थी, आलपिन ले लिया था या स्क्रू ड्राइवर ले लिया था। अब इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे थे तो उसके अंदर मैग्नेट नहीं थी। उसका कारण क्या था? उसका रीजन ये था कि जो एक एटम में सपोज करिए एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, दूसरी एटम में दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, और तीसरे एटम में तीसरी डायरेक्शन में हो रही। इस तरह से जो है किसी भी सब्सटेंस में सेवरल इन्फिनिट एटम्स होते हैं, वो एक एक एटम जो है इस तरह से अरेंज नहीं होता कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, हैप्जेंटली अरेंज होते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में एक एटम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे डायरेक्शन में दूसरे एटम की वजह से, अल्टीमेटली वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है।
तो इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती या उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं होता है, क्योंकि एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एटम की मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, उसको देखते हुए इनको जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, नंबर 2 डायमैग्नेटिक, और नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स में सारे के सारे पेयर्ड होते, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता। पेयर्ड इसमें भी होते लेकिन कुछ अनपेयर्ड होते हैं। तो होता क्या है कि सपोज करिए जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे कॉपर ले लें, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29, यानी इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये किस तरह से डिवाइड होते हैं? 2, 8, 18, 1। ये 2 पेयर हैं, 8 भी पेयर्ड है, 18 भी पेयर्ड है, और लेकिन ये 1 अनपेयर्ड है। तो जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से रहते हैं, एक इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। मतलब इसका अगर हम पूरा सर्कुलर पाथ कवर करें तो ये ऐसा स्पिन कर रहा है, ये इस तरह से स्पिन कर रहा है। तो इसका कैसा हो गया स्पिन? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या बनेगा? हमारी तरफ साउथ पोल। और इसका कैसा हो गया? एंड इसका कैसा हो गया? ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में स्पिन करने की वजह से इसमें हमारी तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, और ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो इसकी वजह से इसमें साउथ पोल बनेगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो ऐसे प्रोड्यूस होगी, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो ऐसे प्रोड्यूस होगी। तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे, यानी जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से उनमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। लेकिन जो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो हमने कॉपर की बात करें तो इसमें एक आखिरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से क्योंकि वो एक डायरेक्शन में स्पिन करेगा, उसको कैंसिल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ऐसे एटम्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से उन एटम में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने वाला अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाला इलेक्ट्रॉन, उनमें उसके जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता है। तो उसकी वजह से, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उस एटम में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन होता क्या है, जब जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो एक एटम में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे एटम में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है,
तीसरे एटम में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक की मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में, तीसरे की मैग्नेटिक फील्ड तीसरे डायरेक्शन में। लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये एटम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि उनकी सारों की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने लगती है। अब दूसरी बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे एटम्स पेयर्ड होते हैं। तो पेयर्ड एटम्स की वजह से, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक एटम की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, दूसरे एटम की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दूसरी डायरेक्शन में होती है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, यानी उसके अंदर मैग्नेट नहीं होती है। लेकिन जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, सपोज करिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में यानी हमारी तरफ है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसके स्पिन घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही थी वो कम हो जाएगी, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जिस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी स्पिन बढ़ जाएंगे, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाएगी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम करने पर लगेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी उसका स्पिन कम हो जाते हैं, उनकी स्पिन काउंट घट जाते हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उसके स्पिन बढ़ जाते हैं, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने लगती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर भी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जो हम बात कर रहे थे आयरन की, वो आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही है। फेरस मतलब आयरन, उसी से टर्म बना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो होता क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके जो एटम्स हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं हमेशा, उन ग्रुप्स को कहते हैं डोमेन्स। सपोज करिए इस तरह से अगर हम बनाएं एक सब्सटेंस को, तो इसमें जो एटम रहेंगे वो डोमेन्स में रहेंगे, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, और ये जो डोमेन्स होते हैं उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से अरेंज रहते हैं, या इस तरह से वो रहते हैं अरेंज, एक दूसरे को अरेंज करके रखते हैं वो, कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती है। मतलब इस डोमेन के जितने भी एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड सारी एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, सपोज करो इस डायरेक्शन में, और इस वाले डोमेन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, सारे जितने भी इसके एटम्स हैं वो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ये कंडीशन रहती है इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इस तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इस तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इस तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो इस तरफ है, एक दूसरे के सबने कैंसिल कर दिया। यानी इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। लेकिन इन्हीं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम जब कुछ देर के लिए
मैग्नेटिक फील्ड में रखा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो हमने बताया था ना कि इसमें स्क्रू ड्राइवर भी मैग्नेट बन गया था, ये आयरन नेल या कील या आलपिन, जो भी हमने इसमें आयरन सब्सटेंस रखे थे वो मैग्नेट बन गई थी। वो कैसे बन जाती है वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मतलब दो कंडीशन हो सकती है इसमें। अगर हम इसको वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, सपोज करो हमने इसको वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल फील्ड है इस डायरेक्शन में है और ये वीक है, तो क्या होगा, इसमें से जो कुछ एटम निकल करके इस डोमेन में चले जाएंगे। तो ये डोमेन बड़ा हो गया, ये डोमेन नीचे वाला छोटा हो गया, और ये डोमेन सेम रहेगा क्योंकि इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो इसमें से एटम निकल के इसमें चले गए तो इसमें एटम ज्यादा हो गए, तो इस डायरेक्शन में इसकी वजह से जो डोमेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इस वाले डोमेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब ये डोमेन बड़ा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये डोमेन छोटा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इसके अंदर इस डायरेक्शन में होगी। तो ये होता है जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो हम इस तरह से अगर किसी भी आयरन सब्सटेंस को इसमें रखा छोड़ देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हुआ होगा, इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, सपोज करो तो इधर नॉर्थ पोल था इधर साउथ पोल था, तो वो साउथ पोल नॉर्थ पोल करके इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गए होंगे, तो मतलब इसके अंदर भी मैग्नेट प्रोड्यूस हो गई होगी इसी वजह से, क्योंकि कुछ जो डोमेन्स में से एटम निकलकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले डोमेन में चले गए होंगे। तो ये हो गया वीक मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशन। दूसरी, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये सारे के सारे डोमेन के एटम इस तरह से रोटेट हो जाते हैं कि उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगते हैं इस तरह से। अभी क्या था, ये तो कर ही रहा था इस डायरेक्शन में, ये वाला अपोजिट कर रहा था, ये भी घूम गया इस तरह से, ये इधर कर रहा था ये भी घूम गया ऐसे, ये इधर कर रहा था ये भी घूम गया ऐसे। तो सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट कर जाते हैं एटम, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड सारे डोमेन्स की एक ही डायरेक्शन में होने लगती है। तो इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी इसके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गई, और ये दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसमें ये केस है वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ये है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से होती है, और इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, तो उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। लेकिन जब हमने जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अलग अलग कंडीशन है। पैरामैग्नेटिक फील्ड का हमने अलग बता दिया, डायमैग्नेटिक फील्ड का अलग बता दिया, फेरोमैग्नेटिक फील्ड का अलग बता दिया। ओके, क्लियर एवरीथिंग।